मेरा नाम है अमी गणात्रा। मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद MBA करा IIM अहमदाबाद से। 15 वर्ष जॉब करा, 4 कॉन्टिनेंट्स में रही, बहुत सारे देशों में काम किया। और 2020 में जब मैं वापस भारत आई तो फिर जो पढ़ा था उस पर लिखने का अवसर मिला। तो महाभारत अनरावल्ड करके जो पहली पुस्तक है वो लिखी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सबने बहुत सराहा। उसके पश्चात रामायण अनरावल्ड लिखी। महाभारत से जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या सीख सकती है, इन द सेंस कि अभी तक जो लोग हैं उनके माइंड में क्या इमेज बनी हुई है महाभारत की, और आपने जब ये लिखा और संस्कृत में आपने इसका अध्ययन किया तो ऐसा आपने क्या अलग देखा जो कि प्री कंसीव नोशंस है लोगों के, उससे बिल्कुल ही अलग है? कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछती हूँ, महाभारत का युद्ध है वो क्यों हुआ? एनीबडी जो भी बोलना चाहते हैं हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोल दो। हाँ, माइक दे दो उनको। वाणी की निर्लज्जता। हाँ, जैसे द्रौपदी ने कहा था, क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। बहुत बढ़िया। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, इसीलिए दुर्योधन के ईगो को लग गई, अहंकार चुभ गया और उसके बाद युद्ध हुआ। अगर ये बात सही है तो मुझे एक बात बताओ, लाक्षागृह में जब पांडवों को और कुंती उनके माताजी के साथ जब जलाने का प्रयत्न हुआ तब तो द्रौपदी थी ही नहीं। तो क्यों प्रयत्न किया था दुर्योधन ने? मारने की इच्छा तो उसकी तब से थी ना। द्रौपदी कहाँ आई? उससे भी पीछे जाते हैं। जब पांडव वन से आते हैं पांडु की मृत्यु के बाद, तब भीम को विष दे के मारने का प्रयत्न किया जाता है, तब द्रौपदी कहाँ थी? तो क्या द्रौपदी के कारण ये द्वेष दुर्योधन के मन में आया? पर हम बहुत ही सुलभता से मान लेते हैं कि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया, मेल ईगो हर्ट हो गया, सही हो गया युद्ध, क्योंकि दुर्योधन में तो अच्छाइयाँ भी है, ये तो बेचारे को गाली दे दी तो कोई मानेगा क्या? और सभी को लगेगा देखो हमको कोई गाली देगा तो हम चुप बैठेंगे क्या, है ना? फिर हमारे में और एक कहावत है, युद्ध क्यों होता है? जर जोरू जमीन के कारण। यहाँ जोरू मिल गई, जोरू मिल गई तो उस पर थोप दिया। बहुत आसान ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने अंदर नहीं देखना पड़ता कि इशू क्या है, हम किसी और को आराम से ब्लेम कर सकते हैं। दोषारोपण किसी के सर पे मढ़ना बहुत सुलभ है, क्योंकि जब हम एक्चुअल महाभारत के अंदर जाए ना, तो आपको एक बात बताऊं, अंधे का पुत्र अंधा ये महाभारत के कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब जो वो मसाला डालते हैं ना, वैसा वाला मसाला है, ये फिक्शन है। अंधे का पुत्र अंधा हुआ ही नहीं है। Are you sure about that? मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ? 100%। आप गीता प्रेस वाला महाभारत देख लो, आप भंडारकर ओरिएंटल का क्रिटिकल एडिशन देख लो, आप KM गांगुली वर्जन देख लो, आप कोई भी महाभारत, व्यास रचित महाभारत आप देख लो, उस पे लिखी हुई पुस्तकें नहीं, वो फिक्शन है, वो नाट्य रूप है, काव्य रूप है। जो इतिहास है महाभारत, उसमें ये कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना? क्योंकि फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर युद्ध क्यों हुआ, जिसमें पांडवों, कौरवों के और भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय थे, पूरे जनरेशन्स खत्म हो गए। दादा, बाप, बेटा, 3 जनरेशन्स जो क्षत्रियों के थे वो नष्ट हो गए। इतना बड़ा वो युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? पांडवों ने वनवास भी मान लिया कि 13 वर्ष वनवास जाना है। 13 वर्ष वनवास हुआ, उसके बाद नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुए। जब नेगोशिएशंस शुरू हुए तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने यहाँ तक कहा कि कुटुंब में, परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना? युद्ध में किसी भी, दोनों तरफ की हानियाँ होती है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप हमें इंद्रप्रस्थ मत दो, आपके पास रखो, हमें केवल 5 गांव दे दो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। दुर्योधन कहता है, सुई का टोक होता है ना, उतनी भी भूमि में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ जीना ही नहीं चाहता। इतना अधिक मात्सर्य भाव, जलसी जिसे कहते हैं ना, जलसी और अहंकार, इनके साथ जीना नहीं चाहता। तो मेरे अहंकार के लिए मैंने इतने जनरेशन्स को नष्ट करवा दिया। तो फिर इससे हमारा की टेक अवे क्या है?
कोई भी निर्णय जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड डिजायर, एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा लोभ, लालचीपना, बहुत ज्यादा मात्सर्य, बहुत ज्यादा अहंकार में जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तब हमारा पतन होना निश्चित है। अच्छा बुरा इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात नहीं है। जब निर्णय लेने का समय आता है तब आप किस भाव से लेते हो? क्या लोभ में, क्रोध में, मुझे ये चाहिए, वैसा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए, माय वे और हाईवे, ऐसा डिसीजन लेते हो, या ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए मुझे लेना चाहिए भले मुझे अच्छा ना लगे? कैसे निर्णय लेते हो? दैट डिटरमाइंस। अब दिस लेसन इज सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट यू हर्ड कि सब में सही है, सब में गलत है। जब आप ऐसे कहते हैं कि सब में वाइट भी है, सब में ब्लैक भी है, तो हम क्या कहते हैं? मेरे में भी तो ब्लैक है, उनमें भी तो था, चलता है। पर जब तक वो ब्लैक रहेगा ना, तब तक ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप सक्सेसफुल होगे, हो ही नहीं सकते। सब में ब्लैक है और सब में वाइट है, इज इट नॉट ट्रू? इट इज ट्रू। हाँ। देखिए, गुण अवगुण सब में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम परफेक्ट है, परंतु जब डिसीजन लेने की बात आती है तब आप कैसे लेते हो, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मन में गुण अवगुण नहीं है, सब कुछ है, डिजायर्स है, हमें कुछ अच्छा लगता है और ये सब होना भी चाहिए। जब अटैचमेंट है तो प्रेम होगा, पर जब ओवर अटैचमेंट है तो पोजेसिवनेस आ जाएगी, तो जो संबंध प्रेम का संबंध था वही टूट जाएगा। सेम भाव जब अति हो जाता है तब, इसलिए कृष्ण कहते हैं मन को संयम में रखो। अर्जुन कहता है बहुत अच्छा, संयम में रखो कह तो दिया, पर होता है क्या, है ना? वो कहता है चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि जो मन है ना बहुत चंचल है, वो वायु के जैसा है कि वायु को हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं ना, मन को संयम में करना वैसे आप कठिन कार्य है। कृष्ण कहते हैं सही है, कठिन तो है ही, असंशय ही महाबाहो, पर कैसे करो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो सिगरेट मुझे नहीं पीनी है, फिर भी मेरा मन जाएगा, मुझे लगेगा नहीं नहीं ले लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ। आप 2-3 बार मन को बोलोगे ना नहीं लेना है, फिर चौथी बार मन नहीं करेगा, है ना? आप कोई भी कार्य करके देखो, असंभव कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो गुण हैं अवगुण हैं वो सब में होते हैं मन के स्तर पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, यानी बुद्धि से मन को कंट्रोल करते हैं, और कुछ हैं जो मन के हिसाब से चलते हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्शन एट द लेवल ऑफ मन। सबके साथ में वही होता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, ये सब सबके अंदर होता है, करेक्ट। बट कुछ उसके बेस पे एक्शन लेते हैं, कुछ उसके बेस पे एक्शन नहीं लेते हैं, यानी वो सही और गलत, धर्म और अधर्म के बेस पे एक्शन लेते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? करेक्ट। और मैं ये भी उसमें कहना चाहती हूँ कि जब आप मन के बेसिस पर एक्शन लेते हो ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना ही है। फिर कॉन्सिक्वेंस जब होता है तब हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं कि सब बाहर की गलती है। नहीं, हमारे साथ जो भी होता है ना, वो कुछ भी किसी की गलती नहीं है, हमारी स्वयं की गलती के अनुसार के हिसाब से ही जो होता है वो होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट ओनिंग आवर एक्शंस एंड द आउटकम्स। अच्छा, ये जो पॉइंट अभी इन्होंने बोला कि महाभारत जो हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और ये हमने देखा भी है, टेलीविजन पे देखा है और इस तरह से सुना है। तो ये कहां से शुरू हुआ? ये मतलब एक इतने बड़े युद्ध के लिए एक फीमेल को ब्लेम किया जा रहा है, और वो सिर्फ एक फीमेल नहीं है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल फीमेल्स। एब्सोल्युटली। हम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हमारे संस्कृति में ये हमेशा से रहा है। हमेशा से मतलब मैं संस्कृत नाट्य जो 2000-2500 वर्ष पहले लिखे गए, वहाँ से ये है। अब ये पर्टिकुलर प्रसंग कहाँ से आता है ये मैं नहीं जानती, पर वो कहता है ना लोक कथा में आता गया और ये बाहर तक, फिर अब वही सच्चाई हो गई जो बहुत बार बोला जाता है। जब भी कुछ काव्य लिखे गए तब उसमें जो हमारे नाट्यकार थे वो क्रिएटिव लिबर्टी तब से लेते हैं, क्योंकि पर्पस अलग है। पर्पस है रस, पर्पस है एंटरटेनमेंट, साथ साथ थोड़ा सा आप लेसन्स भी दे दो, पर वो क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा से रहा है। हुआ क्या कि वो इतना सुंदर होता था कि वो क्रिएटिव लिबर्टी जो है वही सत्य हो गया। द्रौपदी के विषय में आप हमेशा जब सुनते हो तो उसे वो या तो अंधे का पुत्र अंधा, या हमेशा बदला चाहिए बदला चाहिए बदला चाहिए, जबकि आप द्रौपदी का जो व्यक्तित्व महाभारत में देखते हो वो एकदम ही अलग है। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल लेडीज दैट कैन एवर बी। तो एक प्रसंग आता है महाभारत में जो वन पर्व में है, इसको कहते हैं द्रौपदी सत्यभामा संवाद।
द्रौपदी सत्यभामा संवाद में ऐसा होता है कि वनवास में है पांडव, द्रौपदी और सब, और कृष्ण सत्यभामा उनसे मिलने आते हैं। तो वो जब उनसे मिलने आते हैं तो पहले तो कुछ कुछ बात चलती है, जो पुरुष हैं वो अपनी बातें करते हैं और द्रौपदी और सत्यभामा बात कर रहे हैं। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं, तुम्हारा मुझे वशीकरण मंत्र चाहिए, तुम्हारे पास वो कौन सा वशीकरण मंत्र? वशीकरण मंत्र मतलब ऐसे हिप्नोटाइज कर देना, मुझे वो मंत्र बताओ। द्रौपदी कहते क्या हुआ? वो कहती है कि ये जो 5 पांडव है वो नित्य ही तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं, तुम कहती हो वो कर देते हैं, जो तुम चाहती हो वो सभी पांडव करते हैं, ये 5 पांडव तुम्हारे वश में है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन सा वशीकरण मंत्र है? द्रौपदी कहती है, सत्या कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, पर तुम्हारी बात सच है कि मुझे पांडव बहुत मान सम्मान देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उसका कारण है मैं अपना जीवन कैसे जीती हूँ। और द्रौपदी जब लोग वो इंद्रप्रस्थ की जब महारानी थी तब अपने रोल का वर्णन करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर्स ऑफ महाभारत। अनफॉर्चुनेटली इसके विषय में बात नहीं होती। वो कहती है मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, जो भी कार्य राजमहल के अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग खाने पीने आते थे, उन सब के लिए हजारों की संख्या में सेवक सेविकाएं होती थी। वो कहती है उन सब का नाम मैं जानती थी, वो सब ने कितना कार्य किया है वो मैं जानती थी, उन्होंने खाया पिया है कि नहीं वो भी मैं जानती थी। वो कहती है युधिष्ठिर जब यात्रा पे जाते हैं तब उनके साथ कितने घोड़े, कितने हाथी, कितना वेल्थ, गिफ्ट्स वगैरह जो जाते हैं दूसरे राजाओं के लिए, वो कितना गया वो और किसी को नहीं मालूम, एको अहम अपि वेद्मि, केवल मैं ही जानती हूँ। वो कहती है इंद्रप्रस्थ की जो तिजोरी है ना, जो खजाना है, जो वेल्थ है, वो ऐसी है कि किसी को मालूम ही नहीं, इतनी पूरी समुद्र जितना रत्न उसमें भरे हुए हैं, पर क्या आया क्या गया, पूरा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ट्रेजरी, शी सेज मेरे अलावा किसी को भी नहीं है। आप सोचो उस स्त्री पर कितना विश्वास था पांडवों का कि फिनेंसेस ऑफ द किंगडम इज व्हाट शी नोज। और मेरा काम मैं इतनी निष्ठापूर्वक निभाती थी तब भी, वाइल टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, बच्चा, सासू, एवरीबडी। इसीलिए पांडव मुझे इतना भाव देते हैं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी इन इतिहास। ऐसी स्त्री को हम बिचारी कहते हैं। ऐसे समाज को जहाँ स्त्री को इतना स्टेटस मिला हुआ है, जहाँ फिनेंसेस भी वो देखती है, उस समाज को हम स्त्री द्वेषी कहते हैं। और इतिहास ना जानने के कारण हम हमारे ही समाज को कैसा समझने लगे हैं उसका उदाहरण आपके सामने है। इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में जानना अत्यंत आवश्यक है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये सारी पुस्तकें हैं, केवल हमें उन्हें पढ़ना है और हमारे इतिहास को, हमारे अपने आप को जानना है। हम जैसे सीता और द्रौपदी की बात करते हैं, संदीप सर के मैंने 3-4 वीडियोस देखे थे एंड मतलब पिछले 3 साल से मेरी खुद की लाइफ में वो चल रहा था कि मेरी लव मैरिज थी, 8 साल के बाद हमारी शादी हुई थी, पर मेरे हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज हो गया 2020 में और अभी भी वो पैरालिसिस ही है उनको। तो जैसे सीता और द्रौपदी 2 कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में रहते हैं और मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, LSR से पास्ड आउट थी, मेरा खुद का NGO है और क्योंकि कहते हैं जो काम आप करते हैं बाहर वही काम आपके घर में आ जाता है। मैं विकलांग बच्चों के लिए काम करती थी और वही विकलांगता मेरे घर में आ गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे जब ये सब कुछ होता है तो आपकी फैमिलीज बहुत आसानी से आपको छोड़ के चली जाती हैं, जैसे आपने कहा कि कर्मा है ना। जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमें इस एज में ये हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि मुझे इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म याद नहीं आता है कि मैंने ऐसा कुछ किया हो। और मेरा संदीप सर से भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आप मोटिवेटेड रहने की बात करते हैं, इट्स बीन फ्रॉम लास्ट 3 years मैं कोशिश करती हूँ कि मोटिवेटेड रहूँ और अब तो शायद ऐसी पारिवारिक स्थितियाँ हो जाती हैं जब मम्मी पापा कहते हैं कि उनको छोड़ दो, कब तक ऐसे चलेगा या कब तक ऐसी लाइफ रहेगी, क्योंकि मेरी एक छोटी बिटिया भी है। और ब्रेन हैमरेज के बाद ऐसा होता है कि वो शायद कभी रिकवरी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रोक में रिकवरी के चांसेस होते हैं, विदिन 6 months आप चल फिर सकते हैं, पर हेमरेज के बाद शायद ऐसी स्थिति होती है कि वो पैरालिसिस कभी रिकवर नहीं होता है। सीता अपने हक को छोड़ती है और वो देवी बन जाती है। मैंने अपने हक को छोड़ा, अभी हमारे लॉज वगैरह साथ नहीं रहते हैं।
अगर द्रौपदी अपने हक की बात करती है तो ये बोला जाता है कि आप अपनी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं या आपने परिवार को तोड़ दिया, आपने विभाजन कर दिया। तो आपकी नज़र में, आपने इतना इतिहास पढ़ा है, आपने इतनी महाभारत रामायण बहुत सारी किताबें शायद आपने लिखी हैं, आपको क्या लगता है जीवन में आज के आधुनिक भारत में क्या सीता की भूमिका निभाना सही है या द्रौपदी की तरह अपने हक के लिए लड़ना सही है? अगर आप द्रौपदी बनते हैं, आप खुद भी बहुत मेंटल ब्रेक थ्रू से जाते हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है, और अगर आप सीता बनते हैं, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या उस लाइफ को बहुत लॉन्ग टर्म निभाना संभव है? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप में बहुत शक्ति है एंड आपके शक्ति को नमन है। जहाँ तक मैंने देखा है, कर्म ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कल हो गया और आज उसका इफ़ेक्ट दिखता है। ऑल्सो जो हम देखते हैं, जिसे हम बुरा मानते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बुरा है, उस टाइम फ्रेम के लिए तो है, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड दैट, राइट। पर आपको एक बात बताती हूँ, द्रौपदी या सीता माँ, उन दोनों के ही जीवन में हक छोड़ा, हक रखा, ये सब नहीं है। तकलीफ़ें तो आई थी, जो नहीं आनी चाहिए थी वो भी आई थी, जो हम जितना देखते हैं दे डिडंट डिज़र्व, बट जो भी आया, दैट इज़ वन थिंग दैट दे डिड नॉट लूज़, जिसके कारण हम दोनों को ही आज मानते हैं। दैट इज़ द सेंस ऑफ कर्तव्य भाव एंड द सेंस ऑफ ग्रेस। फॉरगेट व्हाट स्टोरीज वी हर्ड। परिस्थिति कोई भी हो, क्योंकि परिस्थिति पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं, है ना, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा होता है, बुरा होता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कभी सोचा ही नहीं था। हु डू वी ब्लेम फॉर इट? वी डोंट नो। आपकी परिस्थिति में ऐसे देखती हूँ कि आपके पति जो हैं, उनके जीवन के जो भी कर्मफल जो भी होंगे, उनको आपके साथ मिलवाया ही इसलिए है ताकि जो भी आपका जो सामर्थ्य है वो उनके जीवन के लिए काम आए। अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है वो आप प्रेशराइज मत करिए, बिकॉज आप पर आपकी बेटी का भी कर्तव्य भार है, ठीक है। इसलिए क्या करना है वो आपको निर्णय करना है, पर आपके साथ ऐसा हुआ उसमें आप किसी को दोष मत दीजिए। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बात तो है, ऋणानुबंधन की एक बात होती है जो मैं बहुत सीरियसली मानती हूँ। पिछले जन्मों का कहो, जो भी कहो, जिनके साथ जितना समय जिस परिस्थिति में निभाना होता है ना, वो निभाना ही पड़ता है। जहाँ तक वो ऋणानुबंधन है वो रहता है। जब वो ऋणानुबंधन खत्म हो जाए ना, तब आप कितना ही प्रयत्न करो, वो नहीं रहता। आई ऑल्सो ऐड समथिंग इन इट, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, हमारी सबकी नस नस में दौड़ रहा है। तो होता क्या है कि कहीं भी कुछ गलत होता है हमारे साथ में, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को ब्लेम करने लग जाते हैं जिसका दूर दूर तक उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आपने जो कहा, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या कहा कि मैं एनजीओ में काम करती थी जहां पर इस तरह के पेशेंट्स होते थे, और ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता कौन कहता है ऐसा, बट जो भी कहते हैं कि जहां आप जिस तरह की सिचुएशंस में काम करते हो वैसे ही कुछ आपके साथ होने लग जाता है। ये सब बकवास है। इस तरह की बातें मानना इज इलॉजिकल, इज अनसाइंटिफिक। क्योंकि अगर यही होता, इसका मतलब वो डॉक्टर्स जो कैंसर को क्योर कर रहे हैं उन सबको कैंसर हो जाता या उनके घर में हो जाता। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। नंबर वन, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। हां, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, देन इट मेक्स कंप्लीट सेंस। कोई वायरल इंफेक्शन है, बैक्टीरिया इंफेक्शन है, वो वहां से आपने कैच किया, आपसे उनको हो गया, मेक्स कंप्लीट सेंस। बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल और फिर आप ये कह रहे हैं, तो दैट इज अनसाइंटिफिक। दैट इज वन। तो नेवर बी अनसाइंटिफिक इन योर थिंकिंग, बिकॉज द मोमेंट यू आर अनसाइंटिफिक, यानी आप लॉजिक से हटते हैं, रीजनिंग से हटते हैं, तो आप सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। देन यू बिकम वल्नरेबल टू सच पीपल जो आपके फियर का बेनिफिट लेते हैं, आपके कंफ्यूजन का बेनिफिट लेते हैं, आपको ऐसे रास्तों पर लेकर के जाते हैं जहां पर आगे सिर्फ डार्कनेस होती है। तो नेवर गेट इनटू दैट टेरिटरी। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एंड लाइक से एवरीबडी हु इज वॉचिंग मी। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स और दीज सुपरस्टिशियस बिलीव्स एज फैक्ट्स, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, हमारी थिंकिंग का। अब हमारी जो थिंकिंग है उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, वो गिरती जाएगी नीचे नीचे। दैट इज वन। सेकेंड, ये जो लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, जहां तक मैं भी पहले इसको समझता था, मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था जहां तक मैंने स्टडी किया था या समझा था,
कि हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ संचित कर्म हैं जो पिछले जन्मों के हैं, जो चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ में कुछ हो रहा है। तो अगर कभी हमने पास्ट लाइफ में कभी कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका तो फल मिलेगा ही। मेरे स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे, जो हो सकता है इनके स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल अलग हो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दो, इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाओ कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा हो रहा है। वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिबेट अबाउट इट। मैं आपको बताता हूं मेरा टेक क्या है, आप बताइएगा आपका क्या टेक है इसके ऊपर। मैं कैसे देखता हूं इस दुनिया को कि ये जो हमारे नोशंस हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके अलग अलग नोशंस हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन सबको अगर हम एक बार को हटा दें, जो भी लिखा हुआ है उसको हटा दें। मैं ये नहीं कह रहा वो लिखा हुआ गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है वो जैसे करके हो कि एज एन एग्जाम्पल के ऐसा होता है और उसका हमने अपने आप ही कुछ और मतलब निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप समझेंगे तो, कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। यानी कि क्या, आज जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, दिल्ली, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यहां पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या वो उसके बुरे कर्म है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है कि वो तड़प तड़प करके मर रहा है। किसकी वजह से? अपने पास्ट कर्म की वजह से? अरे नहीं, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की वजह से, या पूरी ह्यूमैनिटी की वजह से, अगर और ब्रॉडली देखो तो। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इसको हम बारीकी से नहीं देखते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो लोग आ जाते हैं हमको मिसगाइड करने के लिए, कि कुछ भी आपको बोलेंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, ये कर्म कांड है, ये पहन लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ऑल दैट स्टफ, एंड देन यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमने कुछ किया होता है और एक बीज की तरह होता है जो हमने बोया, अब उसका फल मिल रहा है। तो जब सोसाइटी में कोई रेप होता है उसके लिए किसको ब्लेम करोगे? उस इंसान को जिसके साथ में वो हो रहा है, क्योंकि पुराने जन्मों में उसने कुछ किया है। अगर ये लॉ ऑफ कर्मा की आपकी थ्योरी है तो अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और वो रीजंस बहुत ही ऑब्वियस हैं। उसमें किसी मिस्टिकल बात को हमको बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है, कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलने में 20 साल, 30 साल, 50 साल लग जाते हैं। तो लोगों के अंदर उसका डर नहीं है लीगल सिस्टम का। क्रिमिनल्स होते हैं वो बच करके निकल जाते हैं। जो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग है, जिसने ऐसा कुछ गलत किया, उसकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम इन सबको ठीक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर उठा करके लोगों को दे देंगे, क्योंकि उसको समझाने में भी मेहनत नहीं है समझाने वाले को, और समझने वाले को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? किसी एक की वजह से हो रही है, हम सब की वजह से हो रही है। व्हाई डोंट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ह्यूमैनिटी की वजह से हो रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर कहीं पर बाढ़ आती है, मान लेते हैं दुनिया के किसी पार्ट में आती है, जो आएगी फ्यूचर में, और वहां पर लाखों लोग मर जाते हैं, क्या उन लाखों लोगों ने कुछ गलत कर्म करे हैं जिस वजह से वो मर गए हैं? डज दैट मेक एनी सेंस टू यू गाइज? तो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अलग अलग कहीं कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। तो जो भी एक इंसान कुछ कर रहा है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पूरी सोसाइटी पे आ रहा है। आज अगर आप अपने बच्चे की जिस तरीके से अपब्रिंगिंग कर रहे हो, देखने में लग सकता है कि उसका असर वहीं तक है, बट वो बच्चा आगे जाएगा सोसाइटी में, वो हो सकता है टीचर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या उसका असर और आगे नहीं आएगा? अगर उसके अंदर एंगर है तो क्या वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो जाएगी? तो क्या एक का असर सब पे नहीं आ रहा है? एक चेन नहीं बन रही है पूरी की पूरी? कांट वी सी दैट? इजंट इट ऑब्वियस? हम क्या करते हैं, इसका एक ओवर सिंप्लीफिकेशन निकाल देते हैं कि एक बच्चा है, उसने मान लो गुटखा खाने का डिसीजन लिया, तो उस बच्चे की गलती है। बच्चा मतलब 15-16 साल का, जहां पर यूजुअली ये सब चीजें शुरू होती है। अच्छा, उसकी गलती है सच में? क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो ये समझ पाए कि इसकी वजह से क्या होने वाला है आने वाले 20 साल बाद? तो क्या हम पूरा ब्लेम उस पर डाल सकते हैं, उसके कर्मों पर डाल सकते हैं? या फिर हम है सोसाइटी जहां पर के इस तरह की एड्स कर रहे हैं वो लोग जो आपके हीरो हैं, जिनके लिए आप लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाते हो, जिनके बारे में अगर मैंने नाम ले दिया तो आप लोग आकर के मुझे ही उल्टा बोलने लग जाओगे, जिनके बारे में आप कुछ सुन नहीं सकते हो, आपके सो कॉल्ड हीरो, वो जाकर के ऐसी चीजों की ऐड कर रहे हैं। तो क्या उस बच्चे को जो कैंसर हो रहा है वो उस गुटखा कंपनी की वजह से हो रहा है?
या आपकी वजह से हो रहा है, हमारी सबकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो जैसे ही लॉ ऑफ कर्मा को आप इस तरीके से समझते हो तो हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अब फ्यूचर जैसा भी होगा सिर्फ आपका अपना नहीं, क्योंकि आपका अकेले का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर सब लोग खराब है, उसकी वजह से पूरा मोहल्ला खराब है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं इस टॉपिक को लेकर के, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। केवल मैं एक चीज़ और कहना चाह रही हूँ, टेकिंग योर गुड का एग्जाम्पल। ऑफकोर्स कर्म पर्सनल लेवल पे होता है और कलेक्टिव लेवल पे होता है, और इवन जब मैंने आपको सबसे पहले वही कहा कि अपने साथ जो हुआ हो ना, उसमें वी डोंट हैव टू ओवर थिंक कि अरे मेरे कौन से कर्म थे, बिकॉज वी विल नेवर नो। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा अरे वो किया वैसे हुआ, नहीं। परंतु ये बात भी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी कारण सर, कितनी भी बेवकूफ़ी के कारण, अगर वो 16 वर्ष का बच्चा गुटखा खाता है और उसके माँ बाप उसे नहीं रोकते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। सो वाइल वी हैव टू हैव अ सोशल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ठीक है, आपके निर्णय का जो आउटकम होता है वो भी दुनिया भर पे नहीं थोप सकते। दुनिया पे तो असर होगी, बिकॉज एक का असर सब पे होता है, सबका असर एक पे 100%। पर आपके साथ जो हो भी रहा है या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस और आउटकम आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। फ्यू थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो जहां पे कंट्रोल नहीं है, हाँ, वहां पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी मैं है। आपको वही कह रही हूँ, पर जहां पे कंट्रोल है वहां पे लेनी वहां पे तो लेनी ही पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। संदीप जी।